नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी झा ऑफिशियल में। साथियों, एससीईआरटी वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के 12वें अध्याय की आज मैं चर्चा करूंगा और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर एक वीडियो में मैं नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसे 2 या 3 खंड में हम प्रकाशित करेंगे, अपलोड करेंगे। आप सब निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें। यहाँ से बहुत प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई वह कैसे भारतीयों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई, उनके द्वारा कैसे अपना हित साधने के लिए भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार का ताना बाना बुना गया, जिससे भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तो समाप्त ही किया, सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को भी समाप्त कर दिया। साथ ही शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 के विद्रोह को भी जन्म दिया। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करे। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र हित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलित जन समुदाय के एक दृश्य को यहाँ दिखाया गया है। साथियों, यहाँ इन तस्वीर में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलित जन समुदाय के चित्र को दिखाया गया है। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आप ध्यान से देखें। 1851-52 ब्रिटिश सरकार के तीनों प्रोविंस में शुरू अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। तो इन्हें याद रखिएगा। ये 3 जो प्रोविंशियल स्टेट थे अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए थे, उन तीनों में अलग अलग संगठन बनाए गए और इसके सदस्य मुख्य रूप से अंग्रेज और भारतीय जमींदार वर्ग के लोग थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो बंगाल में थे, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। 1867 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। तो 1867 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई और अच्छी बात यह थी कि इसके सदस्य मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास के लोग थे। 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1878 नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन 1878 में हुआ, याद रखिएगा। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के पढ़े लिखे लोगों को अपने इस सम्मेलन में, अखिल भारतीय सम्मेलन में बुलाया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 में आप देखिए, इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, इसके सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। मैं रिपीट कर देता हूँ 2 बार। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आप सभी जानते होंगे। तो साथियों, अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले जो संगठन थे, इनके बारे में बताया गया था। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन में आता है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद आता है। तो आइए समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी।
1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए, जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। अंग्रेजों द्वारा का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों की ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेज की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेदार बताया। इसके अनुसार विदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एक रूपता कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एक रूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वालों को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया, जो पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा, तो अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, ताकि इनका प्रसार रुक जाए। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन कार्य में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की। तो साथियों, अभी तक जो मैंने जिन बिंदुओं को पढ़ा, आपने देखा कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इस देश को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। तार, बिजली, आवागमन की सुविधा को सुदृढ़ किया। अंग्रेजी नई एक शिक्षा पद्धति के माध्यम से एक भाषा मिली। अंग्रेजी शिक्षा लोगों में विकसित हुई। लोग अंग्रेजी शिक्षा को जानने लगे। अब भारतीय जैसे पहले अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाजों में बटे थे, अब उनके पास एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी आया। अब ये भारतीयों को आपस में इकट्ठा होने, बात करने, एक दूसरे की समस्याओं को समझने का अवसर दिया। समाचार पत्र गांव गांव तक सुलभ होने लगे। अब पहले तो अंग्रेजी समाचार पत्र होते थे, अब देश के जो जाने माने पत्रकार भी हुए अपने देश में, जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार का पर्दाफाश किया, उनके शोषण का उन्होंने जो
भारतीयों पर किया उसको वो अपने समाचार पत्रों में स्थान देने लगे। तो इनसे डरकर अंग्रेजों ने क्या किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, याद रखिएगा, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसके माध्यम से जो भारतीय जो देसी समाचार पत्र थे, जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, इस पर प्रतिबंध लगा दी गई, कार्रवाई की गई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय लोग, भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जो कि अब एक भाषा एक संस्कृति के रूप में पूरे देश को एक समझते थे और उसे का उद्धार करने के लिए, अंग्रेजों से भारत को मुक्त करने के लिए वो मिशन में लगे रहे, कार्य करते रहे। आगे बढ़ते हैं साथियों। देसी भाषा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों को प्रतिबंध लगा दिया गया, मैंने बता दिया। यानी वर्नाकुलर हुआ कि देसी भाषा में जो समाचार पत्र था तो उसको ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उसमें आगे आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी समाचार पत्र थे जो रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर दिया। इसमें अमृत बाजार पत्रिका थी जो रातों रात अपनी भाषा को ही बदल दिया, अंग्रेजी में छापने लगे। आगे पढ़ते हैं। इंडियन मिरर, बंगाल केसरी, मराठी, हिंदू, पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित तो किया, साथ ही साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। ये बहुत बड़ा हथियार के रूप में अब खुलकर जो है ना, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के विरुद्ध भारतीय समाचार पत्र में बातें छपने लगी। कुछ अंग्रेज विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियाँ उपजी है। इससे भारतीयों में जो कुंठाग्रस्त थे आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज एवं सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा, तभी अब IAS उसे कहा जाता है, में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल ही न हो सके। अब उसी समय देख सकते हैं कि आप कुछ यूरोपीय विद्वान थे, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर इत्यादि ने भारतीय जो उपनिषद थे, वेद थे इत्यादि की व्याख्या करना शुरू किया और माना कि जो भारतीय आर्य है वो उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियाँ उपजी है। अर्थात भारत के आर्य समाज जो आर्य हैं वो यूरोपीय जातियाँ उनकी दोनों की सेम है, वो एक ही शाखा के लोग हैं। अब जो भारतीय कुंठाग्रस्त थे उसमें आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीय अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण शुरू किया। समाज में जो बुराइयां थी उसे दूर करने का प्रयास किया। अब इसी स्थिति में क्या किया अंग्रेजों ने, एक नई चाल चल दी। अब पहले ICS का परीक्षा होता था, उसमें भर्ती होने की आयु 21 वर्ष होता था, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय जो शिक्षित भारतीय हैं वो परीक्षा में शामिल ही ना हो सके। 19 वर्ष में वो इतने कठिन परीक्षा में कैसे पास कर पाएंगे, अगर शामिल भी होंगे तो वो पास नहीं कर पाएंगे, उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रण में प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। अब शस्त्र अधिनियम बनाया गया, भारतीयों को एकदम नियंत्रित करने की कोई शस्त्र नहीं रख सकता है, प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन और असंतोष बढ़ा, कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियां दी तथा अधिकार प्रदान किया जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का संगठित विरोध किया। फलतः वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। अब उसी समय एक इल्बर्ट थे जो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर जो न्यायिक व्यवस्था थी उसने एक बिल लाया, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि भारतीय जो जज होते थे उनको भी वह अधिकार दिया जो अंग्रेजी जज को प्राप्त थे।
लेकिन इसका बहुत संगठित विरोध हुआ और इस बिल को वापस लेना पड़ा। इस प्रकार भारत के लोग ये भी समझ गए कि भारत को अंग्रेजों के बराबर दर्जा नहीं प्राप्त है, वो दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में अपने ही देश में वो शोषित हो रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। अब देखिए, विभिन्न घटनाओं के बाद अब लोग समझने लगे कि भारत में एक मजबूत संगठन होना चाहिए। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के हॉल में हुई और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये आप याद रखिएगा, कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ए.ओ. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठनकर्ता बनाया और इसके जो मुख्य संगठनकर्ता थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, संस्थापक माना जाता है इनको। शुरुआती नेता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी, आर.सी. दत्त और एक साल बाद उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल हुए। अब है कांग्रेस के शुरुआती दिन। कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में एक अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं भाषा भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। अंग्रेज भारत को एक राष्ट्र मानते ही नहीं थे, तो कांग्रेस का जो शुरुआती कार्य था वो पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना का फैलाव करना चाहते थे। भारत के भी कई विद्वानों ने इन चीज़ों को स्वीकार किया, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा इत्यादि के लोग रहते थे। नेताओं ने माना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले इत्यादि नेताओं ने माना कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएं और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो रहा हो। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। इसका ये उद्देश्य था कि अलग अलग हिस्सों में होने से राष्ट्रीयता की भावना जुड़ेगी, उसका फैलाव पूरे देश में होगा और जहाँ पर सेशन आयोजित होगा, अधिवेशन आयोजित होगा, वहाँ के उस क्षेत्र के लोग उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये सामान्य नियम था। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए तथा काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधि चलाएं। अब इसको देखिए, अब ये कांग्रेस चाहती थी कि अल्पसंख्यकों को भी उनके विचारों को ध्यान में रखा जाए, काउंसिल में उनकी जितनी जनसंख्या हो उसके हिसाब से प्रतिनिधि हो, क्योंकि देश उस समय काफ़ी खंडित अवस्था में था। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया ताकि देश मजबूती से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकें। ऐसा उन लोगों का उद्देश्य था। कांग्रेस के शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि, अब इस बिंदु को देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार में कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया एस्टेट, जिसके नाम पर BN कॉलेज है, शामिल हुए थे, एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे। तो देखिए साथियों, पहले जो स्थापना हुआ 72 प्रतिनिधि थे, बिहार से एक भी प्रतिनिधि उसमें नहीं था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। कुल रुपये 16,000 खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने किया। हथुआ डुमराव के महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। और द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया एस्टेट के प्रतिनिधि के रूप में गए। उन्हीं के नाम पर BN कॉलेज है। और
पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे, वो लोग भी उसमें शामिल थे। तो साथियों, अब अगले क्लास में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हुए उनका जो विचार है उसको पर प्रकाश डालते हुए हम आगे के सेशन को आपके बीच रखेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे इस तरह के SCERT के कंटेंट से उनकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।